हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तूफान स्टडी मिल पे। दोस्तों आज का जो वीडियो है जो हमारी दुनिया का कक्षा 8 की जो हमारी दुनिया बुक है उससे रिलेटेड है और उसमें हम इकाई 3, जी हाँ दोस्तों, इकाई 3 का ख जो है वस्त्र उद्योग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने वस्त्र उद्योग के कुछ बातों को पढ़ लिया था, यानी हम वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए जो चीज़ें आवश्यक है उसके बारे में वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम मुख्यतः पढ़ने वाले हैं रेशम वस्त्र उद्योग भागलपुर। जी हाँ दोस्तों, भागलपुर के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको जो भी वस्त्र उद्योग से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिए क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, और आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट करेंगे कि सर आप अच्छे से नहीं बताते। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों भागलपुर जो है ये बिहार का जो है एक जिला है। क्या है? बिहार का ही एक जिला है। ये बिहार का एक जिला है जो कि पश्चिमी भारत में जो कपड़ों का व्यापार होता है, जी दोस्तों, जो पश्चिमी भारत में जो कपड़ों का व्यापार होता है वहाँ पे इसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, पश्चिमी भारत में जो कपड़ों का व्यवसाय होता है वहाँ पे क्या है, भागलपुर का एक महत्वपूर्ण जो है आपको योगदान है। अब बात करते हैं भागलपुर में कैसे कपड़े बनते हैं। तो भागलपुर में दोस्तों सिल्क यानी रेशम के कपड़े बनते हैं, रेशम के कपड़े बनते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं रेशम होता क्या है, आखिर में रेशम क्या है या रेशम कैसे बनता है, इसको हम लोग पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए भागलपुर को जानने से पहले हम लोग क्या जानेंगे, रेशम बनता कैसे, रेशम कैसे बनता है ये जान लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको भागलपुर की जो पूरी हिस्ट्री है उसको बताने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो आइए जानते हैं रेशम का उत्पादन कैसे होता है। जी हाँ दोस्तों, रेशम का उत्पादन, जी हाँ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपकी जानकारी के लिए, रेशम का जो उत्पादन होता है रेशम कीटों द्वारा होता है। किसके द्वारा? रेशम कीटों द्वारा। रेशम के कीड़ों द्वारा होता है। अब ये कैसे होता है? तो जो रेशम के कीड़े होते हैं दोस्तों, आप शहतूत, जी हाँ दोस्तों, शहतूत का नाम सुने ही होंगे, शायद आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप शहतूत का नाम सुने। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा भागलपुर जो है आपको, भागलपुर यहाँ पे अधिक मात्रा में क्या होता है, शहतूत होता है। अधिक मात्रा में शहतूत के पेड़ पाए जाते हैं या लोग लगाते हैं। ठीक है, वहाँ की जो भूमि है शहतूत के लिए क्या है, वो जो जलवायु है वो आपको अनुकूलित है, शहतूत के लिए अनुकूलित जलवायु है। यह गंगा नदी के किनारे बसा है। भागलपुर किस नदी के किनारे बसा है ये भी याद रखिएगा, गंगा नदी। चलिए अब आप लोग सोच रहे होंगे कभी रेशम बता रहे हैं कभी भागलपुर बता रहे हैं, तो चलिए अब इस डाउट को हम लोग क्लियर करते हैं। पहले जान लेते हैं रेशम का उत्पादन, उसके बाद भागलपुर का इतिहास जानेंगे। रेशम का उत्पादन जो होता है दोस्तों रेशम कीटों द्वारा होता है। रेशम कीट शहतूत के पेड़ पे पाए जाते हैं। जी दोस्तों, रेशम कीट कहाँ पाए जाते हैं? शहतूत के पेड़ पे। वो शहतूत के पेड़ पे पाए जाते हैं और उनको क्या होता है, जब उनके जैसे रेशम कीट हो गए, ठीक है, मान लीजिए बना देते हैं एक तो कीड़ा, ठीक है, ये क्या हो गए आपको, रेशम कीट हो गए। ये रेशम कीट मान लीजिए रेशम कीट हो गए, ठीक है। कीड़ा, रेशम कीड़ा हो गया, ठीक है। ये देखिए ये जो होते हैं ये शहतूत के पेड़ पे पाए जाते हैं। क्या चीज़ के पेड़ पे पाए जाते हैं? शहतूत के। ये शहतूत के पेड़ पे उसके पत्तों में पाया जाता है। जी दोस्तों, शहतूत के पेड़ के पत्तों में पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, पत्तों को खाकर, ठीक है, और इनके शरीर में क्या होता है, एक जाल टाइप का जो इनकी अवशिष्ट पदार्थ के रूप में निकलता है, लार, ठीक है। अवशिष्ट पदार्थ के रूप में इनको जो ये वो सर्जित करते हैं, ठीक है, अवशिष्ट पदार्थ, वो क्या होता है इनके शरीर पे एक जाल के आकार का जैसे ऐसे 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 बन जाता है, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, जब ये बन जाता है, ठीक है, ये जब पूरा हो जाता है तो जो पालते हैं लोग वहाँ के, वो क्या करते हैं, इसको उतारेंगे कीड़े को, ठीक है, इसको गर्म पानी में उबालेंगे, ठीक है। गर्म पानी में उबालने के बाद इसको क्या करेंगे, जब ये गर्म पानी में इसको उबाला जाएगा तो ये जो जाल बना है यहाँ पे जब एक बड़ा बना देते हैं, यहाँ पे जो जाल बना है इस कीड़े में, ठीक है, ये क्या होगा, इससे अलग हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, ये अलग हो जाएगा। ये अलग हो जाएगा तो क्या करेगा, ये अलग हो जाएगा तो इसको क्या किया जाएगा,
गोला बना लिया जाएगा। एक ठो क्या हो जाएगा, गोला। इसको अलग करके एक ठो गोला बनाया जाता है, ठीक है। बड़का जैसे ऊन का गोला आप लोग देखे ही होंगे आपके गांव में, आपकी बहन दीदी या जो भी है, चाची माँ स्वेटर पहनने के लिए ऊन का जिस तरह गोला बनाते हैं लोग, उसी तरह इसका क्या किया जाता है, ऊन का गोला बना लिया जाता है। जब इसका ऊन का गोला बना लिया, ऊन के गोले के टाइप का बना लिया जाता है, और इससे क्या किया जाता है, सूत काटा जाता है। क्या काटा जाता है, सूत। सूत काटा जाता है, और उसी सूत को हम लोग क्या कहते हैं, रेशम नाम देते हैं, रेशम। उसी सूत को हम क्या नाम देते हैं, रेशम। तो ये बात तो आप लोग समझ गए कि रेशम का उत्पादन कैसे होता है। चलिए इसको शॉर्टकट में थोड़ा सा आपको डीपली, थोड़ा सा आपको फास्ट में बता देते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो रेशम कीट पाले गए, ठीक है। उसके बाद ये जब रेशम कीट बड़े हो गए, तो इनमें क्या हुआ, एक जाल टाइप का बन गया जिसको हम लार कहते हैं। लार, ये क्या हुआ, ये बना, ठीक है। इसको गर्म पानी में उबाला गया। उसके बाद जो लार इससे अलग हुआ उसको क्या किया गया, गोला बना दिया गया। अब उसके बाद सूत। रेशम, यहाँ तक आप समझ गए। सबसे पहले आपको क्या हुआ, रेशम कीट को पाला गया। उसके बाद जब वो बड़े हो गए तो क्या हुआ, उनमें लार के जो है आपको लार उनके शरीर पे लपेटा गया, ठीक है। और उसके बाद उसको क्या किया गया, जब वो मृत्यु हो, माने जब उनके शरीर में पूर्ण तरह से लार लिपटा गया, तो उनको क्या किया गया, गर्म पानी में उबाला गया। उसके बाद उनके शरीर से जो लार है वो अलग हो गया, ठीक है। यानी जो उनका अवशिष्ट पदार्थ है वो अलग हो गया, तो उसको क्या किया गया, गोला बना लिया गया। और गोले से क्या किया गया, सूत काट लिया गया। और सूत से क्या होता है, रेशम का उत्पादन होता है। और रेशम से हम लोग क्या बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। रेशम से हम लोग क्या बनाते हैं, कपड़ा। अब रेशम का उत्पादन हो गया, अब बनाते हैं कपड़ा। तो चलिए अब जानते हैं भागलपुर के बारे में, भागलपुर के कहानी के बारे में, ठीक है दोस्तों। भागलपुर जो है बिहार का एक जिला है जो कि प्राचीन काल में दोस्तों क्या हुआ करता था, एक वस्त्र उद्योग का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, ठीक है। रेशमी वस्त्र उद्योग, जिसको सिल्क वस्त्र उद्योग भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, उसका बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। लगभग वहाँ पे 35,000, जी हाँ दोस्तों, लगभग वहाँ पे एक जनगणना के अनुसार या जो भी प्राचीन स्रोत मिले हैं उसके हिसाब से लगभग वहाँ पे 35,000 जो थे आपको मजदूर, जो कारखाना चलाने वाले बुनकर जो होते हैं, जी हाँ दोस्तों, 35,000 बुनकर वहाँ पे काम करते थे। और कुल जो था आपको कितना, 25,000, जी हाँ दोस्तों, लगभग 25,000 करघे थे। जी हाँ दोस्तों, चरखा, आप लोग करघे का मतलब आप लोग नहीं समझ, चरखा, जी दोस्तों, गांधी जी का चरखा आप देखते होंगे, इस थोड़ा इस तरह का होता है, बना देते हैं आपको। कुछ इस तरह का जो होता है चरखा होता है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा फिगर में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा तो देख लीजिए, मैंने आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। थोड़ा इस तरह का चरखा होता था, ठीक है, जो कि 25,000, जो कि पुराने स्रोत के अनुसार, जो भी हमें स्रोत मिले हैं उसके अनुसार 25,000 ऐसे करघे थे। और 35,000 जो थे आपको क्या थे, बुनकर थे। कुल मजदूर को भी मिला दिया जाए, 35,000 बुनकर और मजदूर को भी मिला दिया जाए तो दोस्तों लगभग 1 लाख, जी हाँ दोस्तों, 1 लाख लोग वहाँ पे क्या करते थे, काम करते थे। आज भी जो है दोस्तों भागलपुर की जो परंपरागत बिजनेस है या व्यवसाय है वो क्या है, सूत काटना है। जी हाँ दोस्तों, सूत काटना है। और एक बात नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे रेशम कीट का। तो रेशम कीट के लिए आपको दोस्तों मैं परिभाषा बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपके बुक में पेज नंबर 92 निकालिएगा, यहाँ पे दिया होगा आपको, ये जो रेड
बॉर्डर करके दिया हुआ है, रेड बॉर्डर में यहाँ पे रेशम उत्पादन रेशम कीटों के द्वारा किया जाता है, इसको आप लिख कर याद कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आता है भागलपुर। जी हाँ दोस्तों, तो भागलपुर के बारे में हम अभी बता रहे हैं। तो देखिए क्या ये प्राचीन जो है आपको दूसरे स्थान पर था कर्नाटक के बाद वस्त्र उत्पादन में। जी दोस्तों, रेशम वस्त्र उत्पादन में क्या था, भागलपुर का दूसरा स्थान था। किस क्या था, दूसरा स्थान। भागलपुर का क्या था, दूसरा स्थान था वस्त्र उत्पादन में, बिहार का था, जो आपके बिहार का। और वहाँ के जो वस्त्र होते थे दोस्तों, उसको देखिए क्या कहा जाता है, भागलपुर के प्राय तरसल सिल्क, तसर, जी दोस्तों, तसर सिल्क का उत्पादन होता था, जो रेशम वस्त्र का एक प्रकार था। तसर, जी दोस्तों, तसर सिल्क जो कि है एक प्रकार का रेशा है, उसी का उत्पादन होता था, जो रेशम का एक प्रकार है। जी दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि ये बात भी समझ गए होंगे। अब दोस्तों कुछ और यहाँ पे अब देखिए, भागलपुर में दूसरा सबसे, अब भागलपुरी सिल्क, भागलपुर में जो रेशम वस्त्र उत्पादन होता था, जो दोस्तों भागल होता था, उसको भागलपुरी सिल्क भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, भागलपुरी सिल्क भी। तो अब आपको एक बार फिर से भागलपुर के बारे में रिपीट कर देते हैं दोस्तों। भागलपुर जो है एक बिहार का जिला है, बिहार राज्य का एक जिला है, जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह पुराने ज़माने में जो था आपको रेशम वस्त्र उत्पादन यानी सिल्क वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। भागलपुर में मुख्यतः तसर नामक जो रेशम है सिल्क का जो है, इसका उत्पादन किया जाता था, ठीक है। मुख्यतः इसका उत्पादन जो कि है आपको एक रेशम का प्रकार है। यहाँ पे शहतूत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जहाँ पे जो दोस्तों आपको क्या किया जाता है, रेशम कीटों का पालन किया जाता है। और वहाँ की जलवायु जो है शहतूत के पेड़ के लिए अनुकूलित है, और वहाँ की वातावरण भी है जो उसके लिए रेशम कीटों के पालन के लिए अनुकूलित है, ठीक है। इसलिए भागलपुर में क्या किया गया, रेशम वस्त्र का उत्पादन अधिक मात्रा में होता था, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे जो एक पुराने स्रोत के अनुसार पता चला है कि 25,000, जी हाँ दोस्तों, करघे थे और 35,000 जो थे आपको बुनकर थे, और कुल मिलाकर लोग लगभग 1 लाख लोग यहाँ पे मजदूरी करते थे, ठीक है दोस्तों। कुल मिलाकर यहाँ पे 1 लाख लोग मजदूरी करते थे, ठीक है। इतना बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए जान लेते हैं कि भागलपुर में ही क्यों ये जो है आपको रेशम वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया। बिहार के किसी और जिले में, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण या कोई और भी जिला तो है जो छपरा, गया, ये सब है, यहाँ पे भी तो वस्त्र उद्योग स्थापित किया जाता था। तो चलिए एक बात, भागलपुर में ही वस्त्र उद्योग मिल क्यों स्थापित की गई, ये दोस्तों, तो इसका जो जवाब है आपको मात्र 3 लाइन का है। एक में देखिए क्या है, भागलपुर में ही वस्त्र उद्योग क्यों स्थापित किया गया। इसका जो मुख्य कारण है, वहाँ पे रेशम कीटों का पालन आसानी से किया जा सकता था। फर्स्ट फॉलो बात ये हुआ। आपको कच्चे माल के लिए क्या चाहिए, जो वस्त्र उत्पादन उद्योग है उसमें रेशा के लिए क्या चाहिए, जो रेशम वस्त्र उद्योग है उनके लिए रेशा चाहिए, रेशम चाहिए। तो रेशम क्या होगा, रेशम कीटों से ही प्राप्त होगा, जो कि पालना वहाँ पे आसान था। वहाँ पे क्या आसान था कि अनुकूल वातावरण था। क्यों, तो उनके अनुकूल वातावरण था, ठीक है। दूसरी बात है कुशल कारीगर।
जी हाँ दोस्तों, जो वहाँ के लोग थे वो अंग्रेज के ज़माने से ही, जी हाँ दोस्तों, वो अंग्रेज के ज़माने से ही क्या थे, कारघा चलाने में एक्सपर्ट थे। और वहाँ पे क्या होता था, आसानी से उन लोग, जो हम लोग के यहाँ के लोग नहीं कर पाएंगे, वो आसानी से वो सूत काट सकते थे। ठीक है, तो कुशल कारीगर जो है वहाँ पे था। दूसरी, वो नदी के किनारे, जो तीसरा पॉइंट है वो है नदी के किनारे। जी हाँ दोस्तों, भागलपुर थोड़ी देर पहले ही आपको बताया किस नदी के किनारे बसा है, गंगा नदी के किनारे। तो गंगा नदी के किनारे होने के चलते इसमें क्या हुआ, इसकी जो जल आपूर्ति है वो आसानी से मिल गई। ठीक है, और जो अपशिष्ट पदार्थ भी हैं वो भी आसानी से ये निष्कर्षण कर सकते हैं। तो इसी कारण से भागलपुर जो है फेमस है। और भागलपुर, तो चलिए इतना बात तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब जानते हैं कुछ और बातें। तो इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंत हैं दोस्तों, भागलपुर जो है आज पहले जो अब उतना विकसित था, तो आज उतना विकसित क्यों नहीं है, आज उतना डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पा रहा है वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में। तो दोस्तों इसका भी कुछ कारण होता है, कुछ हमारी गलतियाँ होती है, कुछ सरकार की गलतियाँ होती है, कुछ लोगों की गलतियाँ होती है, जो कि आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या कारण हो सकते हैं, भागलपुर जो है आज इतना पीछे क्यों गया, इसके भी कुछ कारण है। तो चलिए उसको जानते हैं। एक नंबर जो कारण है दोस्तों, आपको बुनकरों का उत्पादन का उचित मूल्य। मान लीजिए जैसे कि आप लोग कोई भी उद्योग करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो क्या आपको उचित मजदूरी चाहिए कि नहीं चाहिए, एकदम से चाहिए। अगर बुनकर जब कपड़ा बुन रहे हैं, जो कि वस्त्र बना रहे हैं, उनको उचित मजदूरी ही नहीं मिले, जैसे वो 500 दिन भर काम किए, 100 रुपये दिए, आप चल गए, तो ये उचित मजदूरी नहीं हुई। क्योंकि वो काम तो 500 का किए, लेकिन आपने कितना रुपया दिया, 100 रुपये दिए। तो वो क्या करेंगे, कल से काम पे आएगा आपके घर कोई मजदूर, जैसे कि आपके खेत में कोई गया 200 रुपया कोड़ने का ले रहा है, कोड़ दिया, और दूसरे दिन बाद आप उसको 100 रुपया दे दिए और 200 का कोड़ने किया है, तो कोई अगले दिन वो आएगा, आप जाइएगा कहने कि चलिए हमारा खेतवा कोड़ दीजिए, तो कहेगा कि जा भाई तू अपने से कोड़ लो, हर खेत हमरा से ना कोड़ाई। ठीक है, बात यही कहेगा। ठीक है, दूसरी बात आती है ऋण व्यवस्था की अभाव। जी हाँ दोस्तों, ऋण व्यवस्था की अभाव। मान लीजिए जैसे कि ऋण व्यवस्था क्या होता है, आपको कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको पैसा चाहिए। मान लीजिए कि कोई अगर जा रहा है वस्त्र उद्योग को स्थापित करने, तो उसके पास कारखा किनने के लिए, वस्त्र माने रेशम काटने के लिए, बीनने के लिए जो है आपको चाहिए ना। और जो कच्चे माल के रूप में रेशम कहाँ से खरीदेगा, उस रेशम कीटों से जो खरीदेगा उसके लिए पैसा चाहिए ना। तो ये सब के लिए क्या होता है, पैसा के अभाव है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वस्त्र बीनने जाइएगा, रेशम कहाँ से खरीदेगा कि वस्त्र बीनेगा, नहीं ना बीनेगा। तो वस्त्र जब आप नहीं बीनेगा, आपके पास पैसे ही नहीं हैं, तो आप वस्त्र उद्योग को आगे बढ़ा सकते हैं नहीं। अगर सरकार ऋण देती, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सरकार ऋण देती उचित दर पे। जी हाँ दोस्तों, सरकार ऋण देती उचित दर पे, तो ये लोग क्यों दूसरे क्षेत्र में जाते, नहीं जाते। भाई हमको तू भर पेट खाना देगा तो हम काहे दूसरे के दुआरी जाएंगे, हम तुम्हारे ना काम करने आएंगे। तो यहाँ पे जो इसको अभाव है। और मान लो कुदारवा के जो आपका खेत कोड़ने गया, उसके पास कुदारिया नहीं है, तो खेत कोड़ेगा नहीं ना कोड़ेगा, कहेगा भाई हमारे हथियारे नहीं है, अब क्या कोड़ेंगे, नहीं ना कोड़ेंगे ना कोड़ेंगे। तो इसलिए इनके पास क्या हो, पूंजी की जो है आवश्यकता होती है। इनके पास क्या होता है, पूंजी की आवश्यकता होती है, जो कि पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए ये भी काम छोड़ देते हैं, बोलते हैं हटाओ भाई, इसे कोई फ़ायदा नहीं। और देखिए तीसरा जो है मेन पॉइंट है आपको बिचौलिया। बिचौलिया का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप किसान हैं, ठीक है, किसान हैं, आप फसल उगाए, आप फसल उगा लिए, यहाँ पे आएगा व्यापारी, हम लोग के यहाँ जिसको व्यापारी बोला जाता है, ठीक है, वो आएगा। ठीक है, आप बाज़ार में आपके सब्जी का भाव मान लीजिए कि 10 रुपया केजी है, आपके बाज़ार में 10 रुपया केजी सब्जी का भाव है। ठीक है, तो वो आएगा तो आपको जानते हैं, कहेगा 5 रुपया केजी हमको दीजिए, कहेगा 5 रुपया केजी हमको दीजिएगा तो ले जाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो एक किसान की क्या हुई, मजबूरी हुई, क्योंकि ये जानता है कि हम बाज़ार करने जाएंगे, बहुत दूर बाज़ार है, घर से 10 कोस 12 कोस या 12 किलोमीटर
अलग जाना पड़ता है बाजार, 3-4 कोस अलग जाना पड़ता है बाजार को। और वो भी बाजार में ये सोचेगा कि अरे यार बाजार में जाएं, हमारा सौदा बिकेगा कि नहीं बिकेगा। 5 रुपया देगा और दिया था 10 रुपया में वो बेचेगा, 5 रुपया आपको देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 5 रुपया का घोटाला कर गया, किलो पर 5 रुपया आपको ले लिया। ये आपका चीज़ वस्तु जो है 10 रुपये का है, लेकिन 5 रुपया ये ले लिया। अब 5 रुपया आपको मिला, यानी बीच में कौन खा गया, व्यापारी। आधा पैसा का किया व्यापारी खा गया। तो इसलिए बिचौलियों द्वारा मुनाफाखोरी, जो दोस्तों बिचौलियों द्वारा मुनाफाखोरी, यानी कि जो हमारा उत्पादन है वो 10 रुपये का हुआ, ठीक है, लेकिन वो जो हमारे पास बाजार की सुविधा नहीं है, हम उसको बेचने के लिए उतना जो है हम तैयार नहीं हैं। तो वहाँ पे बिचौलिया आएगा, कहेगा अरे भाई तू हमको 10 रुपये का बना लिया है ना, तो हम तुमको 5 रुपया देंगे, हमको दे दो, हम ले जाकर बेच लेंगे, ठीक है। तो वो क्या किया, 5 रुपया इसका खा गया। तो अभी देखा भाई अरे यार हम इतना मेहनत करके हम ये बनाए कपड़ा, असला हमारे जगह वो नफ़ा कमा लिया। हमारा तो 3 रुपया बनाइए लग गया था, मान लीजिए इसका 3 रुपया बनाई लग गया, 2 रुपया ना इसको फायदा हुआ। आई ससुरा जो है बीच वाला, ये 5 रुपया तो इसी तरह खाली देह लगा कर कमा लिया। गया 1 घंटा में इनसे सामान लिया और 2 घंटा बैठ कर बेचा, 3 घंटा में तो ये ऐसे ही 5 रुपया कमा लिया। तो ये कहेगा हमारे से अच्छा तो है कमा लेता ही, जब हमारे से अच्छा है कमा लेता ही तो हम है कमा काहे ला करता नहीं, है कमा को लेता नहीं। तो यहाँ पे जो दोस्तों है वहाँ पे थोड़ी सी मानसिकता आती है। अब उसके बाद आता है सरकारी संरक्षण। जी दोस्तों, सरकार के को इसमें सोचना चाहिए, अरे भाई इतना दुख झेल रहा है वो मजदूर, कपड़ा बना रहा है, तो सरकार की भी तो कुछ जिम्मेवारी बनती है, उसको कुछ छूट दे, ऋण दे, कुछ ऐसी ऋण व्यवस्था करे या कोई ऐसी व्यवस्था करे जिससे उसको छूट मिले, ठीक है। तो सरकार को भी देखना चाहिए। उसके बाद दूसरे जो बुनकरों हैं, अब बताइए इतना झेल ले कोई, तो क्या कहेगा, वो कपड़ा बीनने जाएगा नहीं ना जाएगा, कहेगा साला ये कपड़ा बीनने से अच्छा है हम दूसरा बिजनेस कर लेंगे, ठीक है, इससे अच्छा कमा लेंगे हम दूसरे बिजनेस में। तो वो क्या कहेगा, कहेगा कि अरे भाई कपड़ा बिनाई छोड़ो, आज चलो कहाँ, तो दूसरा बिजनेस करते हैं। यानी बुनकरों का दूसरे व्यवसाय की ओर आकर्षित होना, यानी कि वो देखा कि भाई इससे अच्छा तो हमको सब्जी बेचने में फ़ायदा हो रहा है, तो ये हम दिन भर बैठ के काहे ला कपड़ा बीने, 1 घंटा सब्जी ना बेच लेंगे बाजार में। तो कहेगा कि 1 घंटा हम सब्जी नहीं बेच लेंगे, कि ये कपड़ा बीनेंगे तो 200 रुपया कमाएंगे दिन भर में, और सब्जी बेचेंगे तो 500 रुपया कमा लेंगे। तो इससे अच्छा तो सब्जी बेचना है, तो ये छोड़ो बुनाई का काम, चलो सब्जी बेचने। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगले पार्ट में जो है हम लोग अहमदाबाद, जो दोस्तों जो भारत का मैनचेस्टर के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में।